हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट थ्रेड्स। तो गाइस, ये वेक्टर्स का वीडियो नंबर 2 है। आज के वीडियो में हम वेक्टर्स के ऑपरेशंस पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो उसी की शुरुआत हम आज के वीडियो में करेंगे अपने पहले ऑपरेशन में, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम हर बारी दो अप्रोच को फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में। एक न्यूमेरिकल अप्रोच होगा और दूसरा ग्राफिकल अप्रोच होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे जोड़ सकते हैं, और इसके लिए जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है पॉलीगन रूल। कई बार हम एडिशन ऑफ वेक्टर को रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों के जोड़ने से एक नया वेक्टर आएगा जिनको हम इन दोनों का रिजल्टेंट भी बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं कि दो वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे जोड़ें। मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जो कि मान लीजिए कुछ थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसके दो सिंपल स्टेप्स है गाइस, बहुत ही सिंपल, दो सिंपल स्टेप है जिससे आप ग्राफिकली एडिशन कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि आपको हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जैसे एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया था, टेल टेल कॉम्बिनेशन बनाया था, वैसे ही एडिशन के लिए आपको हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप वेक्टर का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आप वेक्टर को पैरेलली इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बी वेक्टर को इधर लेते आएंगे। ये देखिए, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, आप हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसको भी यहां लेके जा सकते थे, आंसर वही आएगा जो इस केस में आएगा। तो ये पहला स्टेप तो सबको क्लियर होगा, हमेशा यही करना। सेकेंड स्टेप बहुत ही इजी है कि जो पहला वेक्टर है उसके टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन करना है। मतलब ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, मतलब पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दीजिए। तो गाइज, यही जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो दो सिंपल स्टेप है, आपको हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाना है और पहले के टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन करना है। मान लीजिए मोर देन दो वेक्टर से ज्यादा है, तब भी आप यही सेम मेथड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो से ज्यादा वेक्टर है, कई सारे वेक्टर हो सकते हैं। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और कुछ छोटा सा ऐसा डी वेक्टर। ठीक है, तो इस केस में भी पहला स्टेप यही रहेगा, मेक हेड टेल कॉम्बिनेशन। आप किसी भी वेक्टर को पहले ले सकते हैं, किसी को भी बाद में ले सकते हैं, ये आपके ऊपर। तो सबसे पहले हमने ये वाले ए वेक्टर को ले लिया, मान लीजिए यहां ले लेते हैं, ये ए वेक्टर हो गया। इसके बाद आपने ये इसको ले लिया, ये हो गया बी वेक्टर। इसके बाद आपने सी वेक्टर को ले लिया, ये हो गया आपका सी वेक्टर। और इसके बाद डी वेक्टर ले लिया, ये गाइस, ये देखिए, ये हो गया डी वेक्टर। ठीक, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले के टेल से आखिरी के हेड को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यही गाइस रिजल्टेंट होगा। बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। समझ रहे? तो ये एक इजी मेथड है, इसी को हम पॉलीगन रूल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे अलग अलग टाइप के पॉलीगन फॉर्म हो सकते हैं। जैसे पिछले केस में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, इस केस में 1 2 3 4 5 पेंटागन फॉर्म हो रहा है, ऐसे। तो गाइस देखिए, ग्राफिकल मेथड को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, सोचते हैं इसका क्या यूज है, बस इससे हम डायरेक्शन ही निकाल सकते हैं। मतलब इससे कई बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सारे वेक्टर हैं तो इनका एडिशन वाला ये वाला वेक्टर है, मतलब रिजल्टेंट ये वेक्टर। तो लोग सोचते हैं इससे केवल आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल बात बताता हूं। मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक, इस बॉक्स के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है
और इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 60 डिग्री एंगल पे। ठीक, तो आपको मान लीजिए आगे की चीजें नहीं पता, आपको न्यूमेरिकल एडिशन नहीं मालूम, लेकिन आपको यह पता लगाना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। नेट फोर्स मतलब समझ रहे हैं, अगर ये बॉक्स को आप केवल यही दो फोर्स लगा रहे हैं तो इसका नेट इफेक्ट किधर होगा और कितना होगा। तो उसके लिए आप ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, ग्राफ में जैसा आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, कोई भी चीज बनाने के पहले आपको स्केल फैक्टर लेना पड़ता है। ठीक, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे कि 10 न्यूटन को हम अगर ग्राफिकली बनाना चाहे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले गाइस हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया, यही आपका वेक्टर हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद 60 डिग्री एंगल में 20 न्यूटन बनाना है। तो 60 डिग्री कहां से बनाएंगे, अगर मैं ये 60 डिग्री बना रहा है तो ग्राफिकल मेथड क्या है कि आपको हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसीलिए 20 न्यूटन को आप कहां से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे 60 डिग्री एंगल पे। ओके, तो देखिए 10 न्यूटन के लिए हमने एक 10 सेंटीमीटर का लाइन बनाया, ये 10 न्यूटन है, और यहां से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ये 20 न्यूटन का लाइन है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पहले के टेल से आखिरी का हेड, आखिरी का हेड, यही रिजल्टेंट है। इसका जो डायरेक्शन है वो लगभग 41 डिग्री आ रहा है। जो न्यूमेरिकल एडिशन से भी करेंगे तो यही आंसर आता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग 26.4 न्यूटन के लगभग आ रहा है। जो मजे की बात यह है कि अगर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी करेंगे, जो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी सेम वैल्यू आती है। तो देखो कितने मस्त चीज है कि आप ग्राफिकली भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन प्रोटेक्टर से नाप सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड स्केल फैक्टर के थ्रू स्केल से नाप के लगभग करेक्ट आंसर ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। समझ रहे? ओके, तो चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए ग्राफिकल एडिशन में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि इफ हेड टेल कॉम्बिनेशन forms a close polygon, then resultant will be 0। माने कि अगर आपने हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाया और उससे एक क्लोज पॉलीगॉन फॉर्म हो जा रहा है, तो आप खुद सोचिए गाइस कि ये सबका एडिशन क्या होता है, पहले के टेल से आखिरी का हेड। अब टेल और हेड तो कोइंसाइड हो गए, इसीलिए अगर कभी हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाते बनाते एक क्लोज पॉलीगॉन बन जाए तो इसका मतलब वो सारे वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो आई थिंक आपको ग्राफिकल एडिशन गाइस समझ में आ गया है। एडिशन को ही हम रिजल्टेंट बोलते हैं। ग्राफिकल एडिशन करने के 2 स्टेप है, पहले हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाइए और पहले के टेल से आखिरी को हेड को ज्वाइन कर दीजिए, वही वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। चलिए इसकी मदद से हम कुछ सवाल बनाते हैं। ओके, तो देखिए ये पहला सवाल में क्या दिया है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए, बीटा विथ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मान लीजिए ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये। तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने ए वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफर किया, ये देखिए, और पहले के हेड से, पहले के टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन कर दिया, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो देखो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो बड़ा होगा, मतलब जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, ये उसके तरफ ज्यादा होगा।
जैसे आप खुद डे टू डे लाइफ में खुद सोच के देखो कि आपको दो बंदे खींच रहे हैं, एक खींच रहा है 100 न्यूटन से, दूसरा खींच रहा है 50 न्यूटन से, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 100 की तरफ ज्यादा हो। तो फील करके आप समझ सकते हैं कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो ज्यादा किस तरफ झुका रहेगा, जो बड़ा वाला वेक्टर होगा। तो देखो यहाँ पे ए और बी क्या है, इनके मैग्नीट्यूड है। तो अगर ए बड़ा होगा बी छोटा होगा तो ये जो एंगल है ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और बी के साथ बना रहा है बीटा। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर ए बड़ा होगा बी से, ये मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये वेक्टर ज्यादा ए की तरफ झुका होगा, मतलब अल्फा विल बी लेस देन बीटा। और वहीं अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से छोटा होगा तो इसका जस्ट रिवर्स चीज होगा। तो आंसर आप देख लीजिए, अगर ए बी से बड़ा है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये शायद मेरे ख्याल से एच.सी. वर्मा का सवाल है, एच.सी. वर्मा ऑब्जेक्टिव का सवाल है, बहुत ही ज्यादा उम्दा बुक है। ये बोल रहा है कि सी वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। तो उसके बाद कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए, ऐसा सही है क्या? मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन है और ये सी वेक्टर, तो आप देख सकते हैं कि जो सी का मैग्नीट्यूड है वो ए से छोटा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज लगा है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता मे बी तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑलवेज लगा है तो ये गलत ऑप्शन है। दूसरा बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी। तो यहाँ पे बोल रहा है ऐसा हो सकता है कि ये जो है ये दोनों से छोटा हो, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सी ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ये अगेन गलत ऑप्शन है। एंड सी नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, ये ऑप्शन भी गाइस गलत है। कई लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा, हम बता दें कि सी जो है वो ए प्लस बी के इक्वल कब हो सकता है। मान लीजिए ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो उस केस में जो सी वेक्टर आएगा वो ए प्लस बी के इक्वल आएगा। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, सी नेवर इक्वल टू। अगर यहां पे मे लिखा रहता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, तो क्योंकि ये नेवर इक्वल टू ए प्लस बी है इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। है कि विच ऑफ द सेट गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर एडिंग टू जीरो। मतलब इसमें से कौन सा सेट, ये सेट किसके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस के सेट है। तो ऐसा कौन सा सेट होगा जिसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो अभी मैंने आपको एडिशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होना है तो एक क्लोज पॉलीगॉन बनना जरूरी है। तो अगर तीन फोर्सेस हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ गाइस एक और तरीके से पॉलीगॉन तो नहीं लेकिन क्लोज हो सकता है। कैसे, देखिए, अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है और सी वेक्टर ऐसे, ठीक है, तब भी क्लोज हो सकता है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है, मतलब कोलिनियरिटी का सिचुएशन आप समझ लीजिए। तो देखिए, ट्रायंगल होने के लिए ट्रायंगल का एक बेसिक रूल है जो आप लोग बचपन में पढ़े थे कि ट्रायंगल में कोई भी दो साइड जो होते हैं उनका जो सम है वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। मान लीजिए एक साइड ये है और बाकी दो साइड का सम तीसरे साइड से छोटा है, तो ट्रायंगल बनेगा कैसे? तो देखिए, ट्रायंगल बनने के लिए, ठीक, और अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो कोई भी दो का सम, दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो रिजल्टेंट जीरो होने के लिए या तो क्लोज पॉलीगॉन बन जाए या तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है क्योंकि ये दोनों का सम 8 से छोटा है। ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि 8 + 4 12, 16 से छोटा है, तो अगेन ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है।
ये ऑप्शन गाइस करेक्ट है, क्योंकि ये यही वाला सिचुएशन अगर आप ध्यान दे तो 1 1 एंड 2 देख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि अगर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड ये है तो इनसे जो रिजल्टेंट है वो 0 हो सकता है। अगर हम ये देखें तो ये अगेन ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये दोनों का सम 2 से छोटा है। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस वो है ऑप्शन नंबर